नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए टाउन ऑफ 10,000 families, it was found that 40% of the families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, or 3% buy B and C, 4% buy A and C. If 2% buy all the three newspapers, to find out the number of the families which buy A only, B only, and the none of the newspaper, यानी कि none of the A, B and C. अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था लगभग वैसा ही प्रॉब्लम है, तो इसे एक बार और डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो बेटा सबसे पहले क्या है, हम ये सेट डिफाइन करेंगे। कैसे माने थे, लेट ए डिनोट था। ए मान लो, अगर आपने यहाँ ए दिया है तो आप कोई और सेट मान लो, ये ए दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, चलो इसे पी मान लेते हैं। पी डिनोट्स द सेट ऑफ फैमिलीज, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है नहीं, बाय न्यूज़पेपर ए। क्लियर है? तो कितना है टोटल नंबर, कितना है देखो, P डिनोट्स द सेट ऑफ फैमिलीज, ठीक है नहीं, बाय न्यूज़पेपर ए। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 10,000। इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिलीज। तो बेटा नंबर ऑफ P कितना होगा ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज है नहीं, यानी बाइंग न्यूज़पेपर ए। तो टोटल नंबर कितना, 10,000 और उसका 40%, तो कितना हो जाएगा आपका, चेक कीजिए। तो 10,000 इंटू 40/100 ये आ जाएगा, तो सीधा सीधा कितना हुआ, 4,000। तो 4,000 families buys newspaper A, that is denoted by P. In the same way, Q किससे डिनोट करता है आपका, Q denotes the families by newspaper B. टोटल नंबर ऑफ Q कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर Q, तो कितना हो जाएगा, 10,000 का कितने परसेंट फैमिली, अब यहाँ चेक कीजिए, 20% बाय न्यूज़पेपर बी। तो 10,000 का बेटा 20% होगा, कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक 2,000 आपका यहाँ आ जाएगा। 4,000 फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 2,000 families buys newspaper B. In the same way, मैंने R मान लिया, R denotes the families buys newspaper C. तो number of R कितना हो जाएगा आपका, 10,000 कितने परसेंट फैमिली है, 10%। 10% फैमिली हमारी ऐसी है जो क्या करती है, न्यूज़पेपर C को बाई करती है। तो 10% हमारा ये रहेगा, और ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, 1,000 आपका बन जाएगा। क्लियर बताइए, कोई दिक्कत इसमें? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P इज 4,000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q इज 2,000, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट R सेट क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर C, नंबर ऑफ फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर B, और नंबर ऑफ फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर A। ये मेरी गिवन इंफॉर्मेशन थी, इसे मैंने ठीक से लिख लिया। अब बेटा क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ये लिखा ना, हाँ, इट वाज फाउंड द 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए बी सी, एंड ये दिया है देखिए यहाँ, एंड 5% बाय, ये देखिए आप 5% फैमिली ऐसी है जो क्या करती है, बाय न्यूज़पेपर ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू कितना, 10,000 का आपने क्या करना है, 5% निकालना है। तो बेटा 10,000 का 5% निकालिए, कितना आएगा आपका, 500। तो नंबर ऑफ P एंड Q मतलब P इंटरसेक्शन Q। इन द सेम वे नंबर ऑफ फैमिलीज
यानी कितनी 3% बाइज न्यूज़पेपर बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब क्या है? क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर का मतलब क्या है? 10,000 हम यहाँ करेंगे और कितना परसेंट है? 3%। तो इसे फाइंड आउट कर लेंगे आप, ये मेरा 300 आ जाएगा। इन द सेम वे नंबर ऑफ फैमिलीज ए एंड सी, ए मीन्स पी और सी मीन्स आर, ये कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 का हम निकालेंगे कितने परसेंट? 4 या 2%, नहीं 4%, हाँ 4% हमारा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 400। तो 400 पर्सन कैसे फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर ए एंड सी, 300 फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर बी एंड सी और 500 फैमिलीज न्यूज़पेपर बाइज ए एंड डी। इन द सेम वे कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो तीनों पेपर को बाय करती है। इसका मतलब क्या है? पी एंड क्यू एंड आर, पी एंड क्यू एंड आर। तो बेटा पी एंड क्यू एंड आर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। और ये कितना है? ये हमें दिया है 10,000 का कितना परसेंट है? 2%। यहाँ देखिए 10% इफ 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 2% फैमिली जैसी है। तो 2% का मतलब क्या हुआ? यहाँ निकाल लेते हैं 2% ऑफ 10,000 इज 200। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है? यहाँ तक की चीजें जो मुझे दिया था मैंने उसे ठीक ठीक करके लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे निकालना क्या है वे देखते हैं। Find the number of families which buy newspaper A only। तो बेटा A only का मैंने भी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था। क्या निकालना है मुझे देखिए, है नहीं? बाई न्यूज़पेपर A only। A only का मतलब क्या हुआ? A only का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ A मीन्स P एंड नोट Q एंड नोट R। नंबर ऑफ फैमिलीज बाइज न्यूज़पेपर A एंड नोट B एंड नोट C। इट मीन्स, इसे क्या लिख सकते हैं? P एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और नोट क्यू का मतलब होता है क्यू बार इंटरसेक्शन आर बार। ये मुझे निकालना है। क्लियर है? ये किसका मतलब हुआ? इसका बाइज न्यूज़पेपर नंबर ऑफ फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए ओनली। ए ओनली का मतलब है ओनली पी, नोट क्यू एंड नोट आर। क्लियर? चलिए अब यहाँ हम डे मोर्गन्स लॉ का यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ पी और ये मेरा क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए क्यू यूनियन आर, इसे हम ये लिख सकते हैं। कैसे? डे मोर्गन्स लॉ। डे मोर्गन्स लॉ अप्लाई करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ? ठीक है, डे मोर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया मैंने। अब हम यहाँ कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोर्गन्स लॉ मैंने अप्लाई किया, तो ये डे मोर्गन्स लॉ मेरा हुआ। अब यहाँ हम अगेन अप्लाई करते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, क्योंकि मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अभी मैं इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। तो बेटा ऐसे यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो क्या बनेगा? देखिए ये मेरा ए है, ये मेरा पूरा बी बार है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्या बनेगा? ठीक से देखते हैं, यहाँ लिखते हैं थोड़ा इधर से। तो नंबर ऑफ पी एलिमेंट्स इन सेट पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्या आएगा? दिस वन क्यू यूनियन आर। चेक कीजिए। अब यहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी। यहाँ आप अप्लाई कीजिए कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ अप्लाई कीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ये आ जाएगा आपका पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी
इंटरसेक्शन आर। चलिए अब आप टू इवेंट्स वाली प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस एक एलिमेंट ये मान लिया हमने, एक एलिमेंट ये मान लिया, पी इंटरसेक्शन क्यू, दो सेट है, कोई नया सेट आएगा, दिस सेट यूनियन दिस सेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन आर, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू और इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन आर ये आ जाएगा। और यहाँ आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एंड क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एंड आर, और इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एंड क्यू एंड आर। और ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ओनली न्यूज़पेपर ए इज इक्वल टू कितना आएगा, तो नंबर ऑफ पी कितना बेटा चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ पी हमारे पास था 4000, चलिए तो यहां आया मेरा 4000 माइनस पी एंड क्यू, पी एंड आर, चलिए पी एंड क्यू बेटा कितना है, तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ये रहा पी एंड क्यू, दिस वन 500 और पी एंड आर 400, तो 500 400 एंड 200, तो यहां रख दीजिए ये आपका 500 माइनस 400 और प्लस 200, ये फाइनली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कीजिए चेक कीजिए क्या करें, बताइए कोई कंफ्यूजन है, क्लियर, तो कितना बन जाएगा, इतनी फैमिली है जो ओनली क्या करती हैं, ओनली 33 हो जाएगी बेटा, ठीक, 3300 फैमिलीज बाई ओनली न्यूज़पेपर ए। अब आप यहां से क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। हमने क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। मैंने खुद से किया, मुझे क्या दिया था, ये फैमिलीज दिए हैं 10,000 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है, उसके बाद उसने कहा कि 40% बाई न्यूज़पेपर ए, 20% बाई न्यूज़पेपर बी, इन द सेम वे गिवन इन्फॉर्मेशन दी थी, उन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फाइंड आउट कर ली, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स को बाई करती है, तो पी डिनोट्स था फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर ए, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी फैमिलीज आई 4000। इन द सेम वे वो फैमिलीज मैंने फाइंड आउट कर ली जो न्यूज़पेपर बी को बाई करती है, इन द सेम वे ये बी को बाई करती है, इन द सेम वे वो फैमिलीज जो सी को बाई करती है, ये फैमिलीज वो है जो पी एंड क्यू मीन्स ए एंड बी को बाई करती है, क्यू एंड आर मीन्स ये कौन सी बी एंड सी को बाई करती है, और ये क्या है सी एंड ए को बाई करती है। इतनी नंबर ऑफ फैमिलीज मैंने डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद ये वो फैमिली है जो तीनों न्यूज़पेपर बाई करती है, 200 फैमिलीज। अब मुझे उसने पूछा है कि तो वो बताइए ऐसी कितनी फैमिलीज है जो सिर्फ ए को बाई करती है, तो बेटा ए को बाई करती है इसका मतलब क्या है, ओनली ए, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैमिलीज बाईज न्यूज़पेपर ए बट नोट बी एंड नोट सी, क्यू मतलब न्यूज़पेपर बी, आर मतलब न्यूज़पेपर सी, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ फैमिलीज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी एंड क्यू बार एंड आर बार, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, बाय डिमॉर्गन्स लॉ में से ये लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ये सब प्रॉपर्टी मैंने प्रूव की है, इससे पहले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होती है, ये सब चीजें मैंने क्लियरली वहां डिस्कस की है। अब मैं यहाँ डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। उसके बाद टू एलिमेंट्स का हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट किया है, और ये सब आपका अलजेब्रा आया है, हमने फाइंड आउट किया है। तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए को बाई करती है वो कितनी है, 3300 फैमिलीज है। इन द सेम वे आपको क्या निकालना है बेटा, इन द सेम वे ये निकालना है आपने कि
ऐसी कितनी फैमिली है जो सिर्फ न्यूज़पेपर बी यानी कि न्यूज़पेपर बी को फाइंड आउट करती है, बाई करती है। मीन्स मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ये मुझे फाइंड आउट सब। तो सिमिलर वे आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब जो थर्ड वन है, थर्ड वन क्या कहता है बेटा, चलिए थर्ड वन देखिए। थर्ड वन उसने कहा कि नन ऑफ ए बी सी, ऐसी कितनी फैमिलीज है जो कोई भी न्यूज़पेपर बाय नहीं करती, ए भी नहीं बी भी नहीं सी भी नहीं। तो चलिए देखते हैं तो बेटा क्या बनेगी बात, देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज नोट बाय ए मतलब पी है बेटा, ए मतलब कितना हो जाएगा पी बार एंड क्यू बार एंड आर बार। इसका मतलब होता है ना तो ए को बाई करते हैं एंड ना ही वो बी को बाई करते हैं एंड ना ही वो सी को बाई करते हैं। तो बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ये लिख सकता हूँ बाय डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, और ये पूरा बार अप्लाई कर देते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे मैं ये लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे बेटा, यहाँ प्रोबेबिलिटी में बार बार लिख रहा था, प्रोबेबिलिटी नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो P यूनियन Q यूनियन R, और मुझे लगता है कि ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये n का मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते थे ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट कितना होगा, ये तो मुझे दिया है 10,000 है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 10,000 दी है, और ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, इसका फॉर्मूला मेरे पास है। तो यहाँ 10,000 आप लिखेंगे, उसके बाद इस वैल्यूज को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। और मुझे लगता है पी यूनियन क्यू यूनियन आर फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आप वैल्यू पुट करेंगे, वेरी इजिली यू मे फाइंड आउट दिस वैल्यू। क्लियर है, आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसे हम थोड़ा दूसरे तरीके से डिस्कस करेंगे। In a survey of 25 students, it was found that 12 have taken physics, 11 have taken chemistry, 15 have taken mathematics, 4 have taken physics and chemistry, 9 have taken physics and mathematics, 5 have taken chemistry and mathematics, while 3 have taken all the 3 subjects, means physics, chemistry and math. To find the number of students who have taken physics only, वही previous वाली problem है, chemistry only, mathematics only, physics and chemistry but not mathematics, physics and chemistry but not chemistry, physics and mathematics but not chemistry, only one of the subject, at least one of the 3 subject और none of the 3 subject। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे बेटा। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं, दो एक तरीका तो क्या है इसका ये देखते हैं। सबसे पहला जो हमने अभी प्रीवियस मेथड हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, एक तरीका तो वही रहेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है, बताया आपको भाई कैसे कैसे हमने करना है, एक तरीका तो वही है जो अभी डिस्कस किया। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहला काम ये करते हैं उसे लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या दिया है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो बेटा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट जो दे दिया वो कितना दे दिया, ये 25 स्टूडेंट का सर्वे करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 25, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो कितने स्टूडेंट का है 25 स्टूडेंट्स का है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन पर मुझे सर्वे करना है, ठीक। अब यहां से हमने मान लिया लेट एम डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट हु, अब यहां देखो छोटा छोटा मान लेते हैं, लेट एम डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who had taken ठीक,
In the same way, P denotes the set of students who had taken physics. Who had taken physics. क्लियर है बेटा बात? चलिए, इसके बाद हमारा आता है केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन केमिस्ट्री, ये एजम्पशन आपको बताने पड़ेंगे बेटा। हर एक प्रॉब्लम में ये पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपने एजम्पशन क्या लिए हैं। सेट का नोटेशन क्लियर होना चाहिए। M denotes the set of student who had taken mathematics. P denotes the set of student who had taken physics, और C denotes the set of students who had taken chemistry. अब यहाँ से हम इन्हें थोड़ा इनके नंबर ऑफ जो भी आपको दिया है वो सब फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो मेरे नोटेशंस क्लियर हो गए, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो जो दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इट वाज फाउंड दैट 12 हैड टेकन फिजिक्स। तो बेटा क्या दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन फिजिक्स कितना है, 12 दे दिया। इन द सेम वे 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैड टेकन केमिस्ट्री इज 11, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स, तो ये M को डिनोट करेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्लियर कीजिए। 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बेटा यहाँ दिया है फिजिक्स P एंड केमिस्ट्री, तो P एंड C यानी कि P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 4, और यहाँ क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो P एंड मैथमेटिक्स दिया है, और वो कितने हैं 9 दिए हैं। इन द सेम वे नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वो कितना है आपका 5, और इन द सेम वे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये कितना दिया है आपको 3 दिया है। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है, ठीक है, जो दिया मैंने वो लिख लिया। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूनिवर्सल सेट दिया है ये मुझे दिया है 25 का। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को 2 तरीके के सोल्व करेंगे बेटा। एक तो जो हमने प्रीवियस मेथड अप्लाई किए जब ही वो, और एक हम वेन डायग्राम से इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हमारा जो ट्रेडिशनल सिंपल मेथड है उससे सोल्व करते हैं, फिर हम वेन डायग्राम पर। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट आपका आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन ओनली, क्या दिया है बेटा, देखिए ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स लिखेंगे यहां। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, न ओनली फिजिक्स एंड नोट मैथ एंड नोट, यही तो मतलब होगा केमिस्ट्री। या इसे और थोड़ा ठीक से लिखेंगे, नंबर ऑफ P एंड नोट मैथ, नोट मैथ का मतलब होता है एंड इंटरसेक्शन, मैथ का मतलब होता है M बार और एंड इंटरसेक्शन, और C का नोट C का मतलब होता है C बार। क्लियर। यहां हम इसे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ, अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में यही चीज क्लियर की थी, P इंटरसेक्शन M यूनियन C का बार, ये होगा किससे, डिमोर्गन्स लॉ। हमने यहाँ क्या अप्लाई किया, डिमोर्गन्स लॉ, ठीक है। चलिए, ये डिमोर्गन्स लॉ के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम इसे ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन M यूनियन C। मैंने ये भी बताया था, चूंकि क्या लिख देंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, ठीक, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ यूज किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P माइनस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, अब डिमोर्गन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो P इंटरसेक्शन M यूनियन P इंटरसेक्शन C,
यहाँ हमने क्या अप्लाई किया, जो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लिख देते हैं समझने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया हमने। क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ हैड टेकन दिस वन यूनियन दिस वन, तो नंबर ऑफ दिस वन प्लस नंबर ऑफ दिस वन माइनस दिस वन एंड इंटरसेक्शन दिस वन। ये हम कई बार लिख चुके हैं, तो मुझे लगता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी और प्लस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, और ये सीधा सीधा कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स कितने हैं, 12। तो हम यहाँ 12 लिख देंगे बेटा, माइनस फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री की बात और कीजिए, तो फिजिक्स मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री, तो बेटा फिजिक्स मैथ 9 है और फिजिक्स केमिस्ट्री 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 माइनस कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक 3। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत है, ये प्लस आ जाएगा लास्ट वाला, तो 15 माइनस कितना आ जाएगा 13, आई थिंक 2 आएगा। चेक कीजिए कुछ गलत तो नहीं हुआ, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, बताइए बेटा कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है क्या, क्लियर कीजिए। ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन ओनली फिजिक्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ओनली फिजिक्स चूज करते हैं, ऐसे ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर। मुझे लगता है इस तरीके से सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट वे है, सिंपलेस्ट वे है, और यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इन द सेम वे, इन द सेम वे आपको क्या निकालना बेटा, इन द सेम वे आपको निकालना केमिस्ट्री ओनली, और इन द सेम वे आपने निकालना है मैथ्स ओनली। आई थिंक ये चीज दोनों आप, ये दोनों पार्ट आप खुद से करेंगे, कर लेंगे खुद से। चलिए सेकंड एंड थर्ड डू सिमिलर वे। अब चलते हैं कौन से पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ पर चलते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसे देखते हैं। तो बेटा फोर्थ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन, क्या बताया इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या कहा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथमेटिक्स, ये इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम बार। एम बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, कोई नई बात नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका क्या लिखें, वही सेम प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने, देखो इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी की बात करो सब, ये देखो एक बार फिर से एक बार चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को, यहां लेकर आइए, यहां देखते हैं क्या है, ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, ये मेरा पूरा ए है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ए है, और ये क्या है, बी बार है, ठीक। तो अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, कुछ ऐसे मान भी लेता हूँ, देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी बार, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, देखो ए इंटरसेक्शन एम बार ही लिख देते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो मैं ये लिखूंगा मैं एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एम लिखूंगा, नहीं ए की वैल्यू पुट कर दो, ए है क्या, ए यही तो है, तो ए क्या है आपका पी इंटरसेक्शन है, तो नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बेटा कितना आएगा पी इंटरसेक्शन सी, और ये कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन एम आएगा, चेक कीजिए आएगा नहीं आएगा, क्लियर है नहीं, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो नंबर ऑफ पी एंड सी कितना है बेटा, देखो नंबर ऑफ पी एंड सी, पी एंड सी ये रहे 4, और पी सी एम कितने 3, तो 4 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका,
ये आपका रहा 4 और ये रहा 3, तो ये कितना हुआ आपका 1। तो 1 स्टूडेंट इज देयर, ओनली 1 स्टूडेंट इज देयर। क्लियर कीजिए। Who had taken physics and chemistry but not mathematics? क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आप कहता है फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। इन द सेम वे यू मे फाइंड आउट फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, नंबर ऑफ फिजिक्स क्या था एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री, तो सेम प्रॉब्लम बनेगी यहाँ भी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बन जाएगा, इन द सेम वे पी नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम और माइनस पी, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। और फिजिक्स एंड ये कितना है, अगर आप देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स कितना है बेटा, फिजिक्स एंड मैथ्स है 9 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। क्लियर है, ये तो सेम प्रोसीजर था। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा यहां ध्यान दो कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज किया है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट चूज किया है। तो बेटा एक सब्जेक्ट चूज करने का मतलब क्या है, आप बताइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं, एक सब्जेक्ट चूज किया है, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि क्या क्या बात बनेगी, देख लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या आएगा, क्लियर करें। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए भाई मैं ये कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट ने इसका मतलब क्या है, फिजिक्स लिया है। देखो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, केस फर्स्ट है फिजिक्स एंड नोट मैथ एंड नोट केमिस्ट्री। सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है फिजिक्स नहीं लिया तो मैथ लिया है एंड केमिस्ट्री। और थर्ड केस क्या हो सकता है, देखिए ये हो जाएगा आपका फिजिक्स भी नहीं लिया, मैथ भी नहीं लिया, केमिस्ट्री लिया। तो ओनली वन सब्जेक्ट तो यही होगा। क्लियर है। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है नहीं, ये वाला यहां से नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली टेकन वन सब्जेक्ट। देखो ध्यान से देखो, समझने की बात है बेटा, ये पूरा प्रोबेबिलिटी यहीं से आएगी। नंबर ऑफ या तो ये केस होगा या ये होगा या ये होगा। तो ध्यान देखो बेटा ये क्या है, सेट ही तो सारे। एक सेट तो ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये होगा या ये सेट होगा या ये सेट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसे कहूं कि ये सेट x है, ये सेट y है, ये सेट z है, इसका मतलब क्या है, वन सब्जेक्ट। भाई यही तो है, वन सब्जेक्ट ओनली फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। तो आइदर हैपनिंग ऑफ x और y और z। तो ये कितना हो जाएगा, x यूनियन y यूनियन z। चेक कीजिए। और x y z क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट है तो x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, चेक कीजिए। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां से देखें x है कितना, x ये है p इंटरसेक्शन m बार इंटरसेक्शन c बार प्लस p बार इंटरसेक्शन m इंटरसेक्शन c बार प्लस n p बार इंटरसेक्शन m बार इंटरसेक्शन c। और यही प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी हमने, उसे अप्लाई करेंगे फिर से बेटा। c इसे क्या लिख सकते हो, p इंटरसेक्शन यही तो था m यूनियन c का बार, और प्लस यहां भी क्या करेंगे m इंटरसेक्शन p यूनियन c का बार। और ये क्या हो जाएगा आपका c इंटरसेक्शन p यूनियन m का बार। चेक कीजिए। क्लियर। इसे क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ p
आएगा नहीं, देखो माइनस कितना, नंबर ऑफ पी, अब देखो कितना जाएगा, इसे क्या लिखेंगे आपका, प्रॉपर्टी अभी पीछे बताई थी ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ। तो ये आ जाएगा आपका P इंटरसेक्शन M यूनियन C, ये तो फर्स्ट आया। इन द सेम वे हियर नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ M यूनियन P इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन P यूनियन C, चेक कीजिए। और इन द सेम वे हियर ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P यूनियन M आ जाएगा। क्लियर? अब इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कितना आ जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन M और यूनियन यहां से कितना आ जाएगा P इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ M, ये कितना आ जाएगा आपका नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P यूनियन M इंटरसेक्शन C, चेक कीजिए बेटा। और लास्ट में आ जाएगा आपका N ऑफ C माइनस, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। देखो ये पूरी समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझ आनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की जरूरत, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से बात नहीं बनेगी, अगर आप इसे समझ लेंगे तो ये कभी नहीं भूली जाएगी। फॉर्मूला नहीं रटना बिल्कुल भी, फॉर्मूला रटोगे तो फिर तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए बेटा यहाँ देखते हैं ये कितना है आपका नंबर ऑफ P और यहां से नंबर ऑफ M और यहां से आपका आएगा नंबर ऑफ C। चलिए अब यहां से देखिए ये आ जाएगा नंबर ऑफ P, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ, अप्लाई करें फॉर्मूला दिस वन यूनियन दिस वन, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्शन M माइनस P इंटरसेक्शन C, तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C और ये आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये तो पहले वाली बात बनी। दूसरी वाली क्या बात बनी, प्लस यहां जाइए MP, तो नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P और माइनस, माइनस होगा बिल्कुल सही, माइनस होगा, माइनस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन C, ठीक है दिस वन, और यहां आएगा प्लस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। क्लियर? और जो लास्ट टर्म बचेगी बेटा वो ये है नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन P और माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन M और प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। अब देखिए क्या बनता है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ही इजी तरह से देखिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, ये लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। अब ऐड कीजिए, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, चेंज कीजिए। चलिए पहले यहां देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ P, नंबर ऑफ M, नंबर ऑफ C, तो इन्हें लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए तो इज इक्वल टू हमारा आया है, इज इक्वल टू हमारा है नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ M और प्लस नंबर ऑफ C। चलिए अब पीछे वापस चलते हैं। तो बेटा देखो अब क्या क्या है, एक तो है नंबर ऑफ P एंड M, यहां है, और कहीं है क्या, अगर ये रहा नंबर ऑफ P एंड M, इन दोनों को साथ कर लो, P एंड C यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, ये भी साथ हो जाएंगे, M एंड C यहां भी है और यहां भी है, तो फाइनली क्या फॉर्मूला बनता है, देखो ये 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ P एंड M माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ M एंड C और माइनस 2 इंटू M P एंड M, ये हो जाएगा P एंड C और प्लस 3 इंटू P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। चेक करो, बस अब तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी इस फॉर्मूले को ड्राइव करना। बुक्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट दिया होता है बेटा, एक बार चेक कर लो, P MP है, 2 MP हो गया, ठीक है, MP PM कॉम्बिनेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MC हो गया, MC भी हो गया, और
पी सी बिल्कुल सही है, और 3 इंटू इसमें ये सारी वैल्यूज मेरे पास है, ये सब वैल्यूज में निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यूज क्या क्या बेटा, देखिए एनपी, एनपी कितना है, एनपी बताइए बेटा कितना है, एनपी, एनपी यहां से देख लेते हैं, एनपी दिया है मुझे, एनपी मेरे पास है 12 है, 11 है, 15 है, ठीक है, 12 प्लस 11 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 11 प्लस 15 माइनस 2 इंटू, ये कितना है आपका, देखिए पीएम कितना है, पीएम 9 है, और पीसी 4 है, और सीएम 5 है, पीएम पीसी 9 4, चलिए 9 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 5 आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर कीजिए, वन ऑफ द मेथड है, अभी हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, बट ये मेथड समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में इस मेथड को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में हम नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे, और वहां प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। इसी चीजों को, इन्हीं सब चीजों को वहां रिकॉल करेंगे, तो ये चीजें यहाँ क्लियर होना जरूरी है। मैं इसका और इजी तरीका बताऊंगा, पहले ये सारे केसेस क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इसे क्लियर करेंगे। तो बेटा निकल जाएगा, इसे देख लेना, मुझे लगता है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पूरा देखेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएंगी। तो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। देखो फोर्थ पार्ट कहता है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सिर्फ एक सब्जेक्ट जो चूज किया है, ऐसे कितने लोग हैं। और वो कह रहा है कि अगले 7th पार्ट में क्या है कि 6th पार्ट में ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, 7th पार्ट में कहता है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3 में से एक सब्जेक्ट जिसने चूज किया है उसका बताइए। तो बेटा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 का मतलब क्या निकालना है आपने, ये तो बहुत ही आसान है भाई, कम से कम एक सब्जेक्ट जिसने चूज किया है हम वो देख लेते हैं। तो बेटा ये निकाल दो सीधा सीधा, पी यूनियन एम यूनियन सी, कम से कम पी लिया हो या एम लिया हो या सी लिया हो, एक लिया हो, 2 लिया हो या 3 लिया है, इसे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूला बहुत इजी आपके पास है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आप, और ये बड़ी इजीली आपको यहाँ से निकल जाएगा। मुझे लगता है इसे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे सब लोग। चलिए अब जो नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट न लिया हो। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट टेकिंग फिजिक्स एंड नॉट टेकिंग मैथ्स एंड नॉट टेकन केमिस्ट्री। यही तो मतलब हुआ बेटा, कि फिजिक्स भी नहीं लिया, केमिस्ट्री भी नहीं लिया, और मैथ्स भी नहीं लिया, तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड नॉट पी एम एंड सी। चलिए इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं बेटा, पी बार इंटरसेक्शन एम बार इंटरसेक्शन सी बार, और यहां से मैं से क्या लिख सकता हूं भाई, डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ ये कहता है कि पी यूनियन एम यूनियन सी का बार हो जाएगा, बिल्कुल सही। और बाय कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या कहता है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट, इसके टोटल एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ होंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस कितना जाएगा, पी यूनियन सी यूनियन एम हो जाएगा। और ये जब आप यहां से निकाल लेंगे, कम से कम एक सब्जेक्ट लिया होगा, उसे यहां हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मैं आंसर आपको बता सकता हूं क्या आ जाएगा। अगर कम से कम एक सब्जेक्ट की बात आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा बेटा, करके देखेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 25 माइनस 23, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैड नॉट टेकन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, फिजिक्स, नाइदर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। क्लियर, तो एक तो तरीका इस प्रॉब्लम का बेटा ये था। क्लियर, अब हम इसे दूसरे तरीके से रेड करते हैं, ठीक है नहीं। सेकंड मेथड क्या कहता है, ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या कहता है, अनदर मेथड से डिस्कस करते हैं, वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है ये आप समझने से है।
चलिए वेन डायग्राम क्या कहता है बेटा, देखो इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताओ इस प्रॉब्लम में अभी तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? मैंने पूरा डिटेल में क्लियरली बताया है, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर मैं उसे फिर से डिस्कस करूंगा, फिर से क्लियर करूंगा। बट मुझे लगता है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम सेकंड मेथड से डिस्कस करते हैं, उसे बोलते हैं वेन डायग्राम मेथड। तो देखो क्या करते हैं, इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम यहां हम एक ये मैंने बना लिया मैथ, ये मेरा मैथ है बेटा, ये मेरी फिजिक्स है और ये मेरी केमिस्ट्री है। क्लियर? उसी प्रॉब्लम को हमने कर दिया। अब मैं यहां से पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूं। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखो वही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, उस इन्फॉर्मेशन को हम एक बार फिर से लिख लेंगे। अब मैंने ऐसे ही मान लिया, ये से ए दे देता हूं मैं, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है और ये मेरा ई है और ये मेरा एफ है और ये मेरा जी है। क्लियर? अगर आप यहां से बहुत ही क्लियरली देखें, ए का मतलब क्या है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन ओनली मैथ। बी का मतलब क्या है, अगर आप ठीक से देखें, बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, सी ओनली फिजिक्स, जी ओनली केमिस्ट्री, एफ ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ई ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, डी मैथ एंड केमिस्ट्री। इस तरह से डिनोट कर सकता हूं मैंने। तो अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है उसने, सबसे पहले मुझे क्या दिया है बेटा, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ उठा लेते हैं, जो जो दिया है वहां स्टूडेंट, उसी प्रॉब्लम को मैंने वहां से उठाया है और फिर से हम उसी प्रॉब्लम को वेन डायग्राम मेथड से डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने क्या एक मैंने फिगर बनाया है, वेन डायग्राम बनाए हैं, 3 सेट बनाए हैं। तीनों सेट क्या करते हैं, एम, पी और सी रिस्पेक्टिवली मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिनोट करते हैं। ए डिनोट्स था, अगर आप यहाँ देखें हमने क्या दिया, उसने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बेटा, उसे देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे है 25। तो ये तो मुझे दिया है एन ऑफ यू इज इक्वल टू 25। उसके बाद मुझे दिया है एन ऑफ पी, एन ऑफ पी जो वहां दिया है वही है, हमने सब लिख रहे हैं, बस वहां बार बार पीछे जाना पड़ेगा तो इसलिए मैंने यहाँ उसे कॉपी कर लिया। एन ऑफ सी मुझे दिया है 11 और एन ऑफ मैथ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन मैथ मुझे दिया है 15। इन द सेम वे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी कि पी एंड सी इज इक्वल टू 4 दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ मुझे दिया है, ये दिया है बेटा मुझे 9 दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन क्या बचा है आगे, केमिस्ट्री एंड मैथ, तो सी एंड एम दिया है मुझे 5 दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री ओनली 3। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। क्लियर है? अब चलिए अब देखिए हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं बेटा। तो मुझे जो दिया है अगर आप ठीक से देखें ये है क्या, सबसे पहले मुझे मैथ की बात करता हूं। तो नंबर ऑफ मैथ कितना है, 15 है। अब वेन डायग्राम में जाइए तो मैथ कितने लोग पढ़ रहे हैं, मैथ कौन कौन पढ़ रहा है, ए बी डी ई। इट मीन्स फ्रॉम हियर, यहां से देखते हैं बेटा, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना है, एन ऑफ एम इज इक्वल टू कितना है 15। दिस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, चेक कीजिए। ये चीज मुझे क्लियर बताइए, आपको समझ में आया या नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस वेन डायग्राम में रेंडमली ऐसे ए बी सी डी वैसे पुट कर दो आप कहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देखा कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ते हैं, तो उसने कहा 15 स्टूडेंट है, तो 15 कितने होंगे, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन मैथ्स दैट इज 15। अब बताइए यहाँ कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है बात। अब चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं बेटा। तो फिजिक्स में मुझे कितना बताया उसने, हमें बताया फिजिक्स में कितने लोग हैं, 12 हैं।
फिजिक्स कौन कौन पढ़ रहा है बेटा, ये देखो फिजिक्स कौन कौन पढ़ रहा है, देखो बी सी ई एफ, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 12। बताइए इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे अब ये देखिए कि केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो बेटा केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, मुझे पता नंबर ऑफ ये मुझे दिया है सी 11, और केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ रहा है, डी ई एफ और जी, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन मेरी बनी 3। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, आगे चले। अभी तो तीन ही इक्वेशन बनी है, अब अगले इक्वेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा, यहां देखो पढ़ो, देखो ये कहा है उसने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोग हैं, 4। तो बेटा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ आएगा, देखो जरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यही तो बनेगी, देखो बात, दिस वन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने लोग आएंगे, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आ जाएंगे ई प्लस एफ। क्लियर कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो नंबर ऑफ ये आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ फिजिक्स एंड क्या दिया है बेटा, केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, ई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, 4। दिस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4। इन द सेम वे नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट उसने क्या दिया है आपको, यहां चलिए फिजिक्स एंड मैथ। तो बेटा फिजिक्स और मैथ कौन सा है, फिजिक्स और मैथ बी प्लस ई। तो फिजिक्स और मैथ यानी कि एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू कितना होगा, बी प्लस ई, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये है 9, तो बी प्लस ई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 5, और ये एफ प्लस ई था यहाँ, तो ई को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, दिस वन ये 4 था। अब आपकी एक इक्वेशन और बनती है बेटा, एक इक्वेशन कौन सी बनेगी आपकी, ये है कि पी एम हो गया सी एम। सी एम का मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि डी प्लस सी। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी बेटा आपकी डी प्लस ई। डी प्लस ई इज इक्वल टू एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, और ऐसे कितने लोग होंगे चेक कर लेते हैं, सी एंड एम कितने हैं आपके, 5, तो ये आ जाएंगे आपके 5। तो डी प्लस ई इज इक्वल टू 5। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ओनली आई थिंक क्या आएगा, ओनली आई थिंक ई। ये देखो ये वाला जो एरिया है, इसे ध्यान से देखो सब लोग, ये एरिया क्या शो करता है, दिस वन, ये एरिया क्या शो कर रहा है आपका, had taken all the 3 subjects physics chemistry and math that's denoted by E। तो E is equal to कितना दिया मुझे, 3। ये मुझे दिया है यहाँ E, ये दिया है मुझे 3। ये इक्वेशन मेरी 7 हो गया। सोल्विंग इक्वेशन 1 to 7, find the values of A, B, C, D, E, F एंड Z। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा, E। E इज इक्वल टू आया है 3, अभी हम देखेंगे, पहले वैल्यू निकाल लो। अगर E 3 है तो मेरा D इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। चलिए E इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक। अब इधर चलिए, और E इज इक्वल टू 3 है तो B इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएगी, यहाँ से सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, इन्हें सोल्व कर लेंगे तो सारी वैल्यूज मेरी क्या क्या आ जाएंगी। ई आपका आ गया है 2, ए आपका आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं सबको बेटा, ए इज इक्वल टू कितना आया 4, बी इज इक्वल टू कितना आया है आपका 6, एफ इज इक्वल टू 1, और जी इज इक्वल टू 5, और क्या बचा, ए बी सी बचा है, सी इज इक्वल टू कितना आया है, तो ए बी सी
तो सी कितना बना है बेटा 2। तो ए बी सी डी ई एफ जी सब आपके पास फाइनली, तो ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब ये फाइंड आउट हो जाएंगे उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनके आंसर देंगे। पहले इसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो प्रॉब्लम मुझे दी है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, मैंने वो यहाँ लिख दी है। उसके बाद इस वेन डायग्राम की हेल्प से मैं ये जो कुछ मैंने अननोन क्वांटिटी इनपुट की थी उन अननोन क्वांटिटी की वैल्यूज फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। और वो सोल्व करने के बाद मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में, ये आ गया है ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम है पहले उसे डिस्कस करते हैं। उसने क्या हमसे पूछा है, तो सबसे पहले बेटा क्या पूछा है उसने पूछा है, उसने कहा है, चलिए पीछे देखते हैं कि फिजिक्स ओनली। तो बेटा देखो फिजिक्स ओनली क्या है। उसने कहा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन फिजिक्स ओनली। तो यहाँ ये इस फिगर में आइए तो फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली में फिजिक्स में कौन कौन है, बी सी ई और एफ है। तो यहाँ सिर्फ जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो कौन है, ओनली सी इज देयर, है या नहीं। देखो सिर्फ सी ऐसा है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सी इज इक्वल टू कितना है 2। और अगर आप ठीक से चेक करें जो हमने प्रीवियस मेथड वहां अप्लाई किया था वहां से भी हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन फिजिक्स 2 ही आया था। क्लियर। इन द सेम वे केमिस्ट्री और मैथ की बात करें तो बेटा मैथ क्या है, मैथ में ए आ जाएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन ओनली मैथ, जी डिनोट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड टेकन केमिस्ट्री, तो ए और जी और आ जाएगा। तो ए ये आ जाएगा आपका मैथ का आ जाएगा, मैथ ओनली मैथ हैड टेकन, तो ये आ जाएगा आपका बेटा ए, और ए कितना है 4। इन द सेम वे ओनली केमिस्ट्री हैड टेकन, ये कितना है आपका जी, और जी कितना आ जाएगा 5। ये क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे चलते हैं, जी कुछ, हाँ ठीक है जी लिख दिया, ओके। उसके बाद और क्या पूछा उसने, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं बट मैथ नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से कौन से स्टूडेंट हैं, तो कौन कौन से आएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, तो ओनली एफ आएगा। कितने स्टूडेंट है आपके, ओनली एफ आएगा। थर्ड फोर्थ आ जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट इज देयर। उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो बेटा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब बी आ जाएगा। तो बी ये आपका बी आ जाएगा बेटा, ये कितना 6 हो जाएगा। बस यहीं से क्लियर होना और कुछ नहीं करना आपने। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट है नहीं, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट में क्या आएगा भाई, ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, सी भी ले सकता है, ये सारा आएगा। तो ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट देख लो क्या बनेगा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा वन ऑफ द सब्जेक्ट क्या, ए बी, भाई ये तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है बी, तो ऐसे कौन कौन है, ए प्लस सी प्लस जी, ऐसे 3 लोग, 3 है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इतने लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतने लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ए प्लस जी प्लस सी आ जाएगा आपका। तो ओनली वन सब्जेक्ट कितना आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस जी। तो ए कितना है आपका 4, सी कितना है बेटा आपका 3, नहीं सी आपका है 2, और जी कितना है आपका 5। तो 4 प्लस 6 11 लोग ऐसे होंगे जो ओनली वन सब्जेक्ट की बात करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो बेटा एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में तो ए बी सी डी सबको जोड़ दो, सबको हम जोड़ देते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो वन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, रख के देख लेना। और नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा बेटा, तो नन ऑफ द
नन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बेटा जब उसने कहा कि कम से कम एक सब्जेक्ट कितने लोगों ने लिया, 23 ने, टोटल कितने 25, तो नन ऑफ द सब्जेक्ट कितना हुआ 22, 25 माइनस 23 इज ओनली 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो दोनों तरीके से मैंने क्लियरली आपको ये बताया है। ये तरीका बहुत आसान है, बट जो इससे प्रीवियस मेथड था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, वहां भी हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसे फिर से डिस्कस कर देंगे, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक प्रॉब्लम और लेकर आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट।